कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता ध्वनि। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। उनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन्होंने और क्या क्या लिखा था, उनके बारे में क्या विशेष है, उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावादी कवियों में से कई दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। उन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र भी बनाए हैं। वैसे जैसे कि आप जानते होंगे, कवि उनको कहते हैं जो कविताएं लिखते हैं, उपन्यासकार जो उपन्यास लिखते हैं, निबंधकार जो निबंध लिखते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम आज रेखा चित्र के बारे में कह रही हैं। तो रेखा चित्र होता है एक ऐसी कहानी होती है जिसमें शब्दों के माध्यम से रेखा चित्र खींचा जाता है। कुछ ऐसी इस तरह से बातें, इस तरह के वाक्य बनाए जाते हैं जिसमें कि हम शब्दों को, उस कहानी को पढ़ के ये जान लेते हैं कि वहां पर का दृश्य कैसा होगा। ठीक है, ये हुआ रेखा चित्र। तो उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही था, विद्रोही स्वभाव था उनका और क्रांतिकारी स्वभाव था। इस कारण उनकी जो रचनाएं हैं उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देते हैं और वो हिंदी काव्य प्रेमियों में बहुत अधिक, उनको लोग गलत भी समझते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं भाषा में। छंद, भाषा शैली आदि बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए हैं। उन्होंने जो घिसी पिटी परंपराएं थी उनको छोड़ करके नवीन शैली में अपनी कविताएं लिखी हैं, अपने निबंध लिखे हैं। तो उनकी कुछ कविता संग्रह के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे परिमल, अनामिका, गीतिका, आदिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना आदि उनकी रचनाएं थी, उनकी कविता संग्रह थे। और उनके उपन्यास थे महाभारत, जिसे पुराण कथा में उन्होंने महाभारत लिखा है, और अप्सरा, अल्फा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, उच्च श्रृंखला, काले कारनामे आदि। और उन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं। अगर हम चाहें तो उन कहानियों को पढ़ भी सकते हैं। अगर हम पढ़ना चाहें, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम कहानी पढ़ना चाहें, तो इन कहानियों को हम पढ़ सकते हैं। तो उनकी कहानियों का संग्रह है चतुरी चमार, सकुल की बीवी, सखी, लिली, देवी आदि। तो बहुत सारे ऐसे उनके निबंध संग्रह भी हैं और उनके अनुवाद भी हैं। तो अभी फिलहाल हम इतना ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इस कविता का आनंद लेते हैं, जिसमें उन्होंने कविता का शीर्षक रखा है ध्वनि। ध्वनि जिसका मतलब होता है कि ध्वनि एक आवाज, आवाज से मतलब होता है। लेकिन कविता में क्या कहा गया है इसको हम जानेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव सृजन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। जैसे कि आपने देखा, कविता काफी छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। अगर हम उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो हमें बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ने में। कवि ने इसमें कहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि इस कविता में देखो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मतलब क्या प्रकृति ऐसा कह सकती है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा? क्या कोई प्रकृति ऐसी बोलती है? नहीं। लेकिन उन्होंने प्रकृति की ओर से ये मानवीकरण किया है कि मतलब उसको मनुष्य का रूप दिया है कि अभी ना होगा मेरा अंत। क्या कह रही है प्रकृति? अभी ना होगा मेरा अंत। पुष्पों के मतलब खिलने 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 का अभी अभी समय है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। अभी मुरझाने का समय नहीं आया है, अभी दुख का समय नहीं आया है, अभी अभी तो बसंत ऋतु आई है। प्रकृति ने क्या किया है, इस ऋतु में अपने आप को सुंदर बना लिया है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले बसंत ऋतु अभी अभी गई है, तो उस वक्त हमारी प्रकृति कैसी थी? बहुत सुंदर लग रही थी। हर तरफ हरियाली थी, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। हमारा मन भी ऐसा कर रहा था कि हम उस सुंदरता को निहारते रहें। और जल्दी, लेकिन क्या होता है कि जल्दी ही ये समय बीत जाता है। बीत जाता है ना, तो फूल धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, पत्तियां ही पत्तियां फिर रह जाती हैं, और कुछ जो फलों वाले पेड़ होते हैं उनमें फल लगने लग जाते हैं। यही बसंत ऋतु के बाद होता है, ऐसा होता है ना। और बसंत ऋतु
बहुत सुंदर ऋतु होती है। आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति श्रृंगार कर लेती है। इसी भावना को कवि ने क्या किया है, इस कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मैंने श्रृंगार किया है, अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है, मेरे वन में क्या है, कोमल वसंत ऋतु अभी अभी आई है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। आगे कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में क्या खिलते हैं, हरे 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 पत्ते खिले रहते हैं और फूल रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, और कोमल कोमल जो उनकी पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, और फूल भी उनके बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, और पूरी डालियां जो है फूलों से लदी रहती हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि मैं अपने अपने सपने जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी हुई कलियों को क्या करूंगा, जगाने का प्रयत्न करूंगा। जो कलियां जो है नहीं खिल पाई हैं, मैं उनको जगाने का प्रयत्न करूंगा, और ये खिले खिले फूल जो है नए सवेरे का प्रारंभ करते हैं, मतलब नई शुरुआत करते हैं। बसंत ऋतु जो है ऋतु हमारे वर्ष का प्रारंभ भी होता है ना उस वक्त। तो हाँ, ऐसे ही वो कहते हैं कि ये खिलने वाले जो फूल हैं ये नए सवेरे का प्रारंभ करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपनी नव सृजन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं जो फूल नींद से अलसाए हुए हैं, आलस जिनमें भरा हुआ है, मैं उनको दूर करने का प्रयत्न करूंगा, और फूल में नई उमंग भर दूंगा, उनमें अपने अमृत से, अपने नवजीवन के अमृत से उनको सींच दूंगा। हम क्या करते हैं, फूलों को सींचते हैं ना, तभी तो फूल बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि मैं अपनी जीवन की उमंग से, अपनी जीवन रूपी उमंग से अमृत से उनको भर दूंगा। और फिर आगे कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। फिर कवि कहते हैं कि इस धरा में जो फूल खिले हैं, इस धरती पर जो फूल खिले हैं, तो मैं उनको क्या करूंगा, सुंदर दरवाजा खोल दूंगा, और हर किसी को ये दृश्य दिखा दूंगा। इतना मनोहर, इतना फूलों का खिला हुआ जो दृश्य है, इस दृश्य में सभी को दिखा दूंगा। तो वास्तव में आपने भी देखा होगा कि बसंत का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह क्या होती है, जीवन की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु और हमारे वर्ष की शुरुआत भी इसमें बसंत ऋतु से ही होती है। बसंत ऋतु में खिले हुए फूल बाद में क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो ये फल क्या करते हैं, हम सबका पोषण करते हैं, हम सब में नया जीवन देते हैं सबको, और जीवों को भोजन देते हैं, है ना। यही तो एक शुरुआत होती है। तो इससे लोग खुश होते हैं। जब बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं और फल लगते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं ना अपने बगीचों को देख करके। और तो फिर उन्हीं फलों से बीज भी बनते हैं, बीज बनने से नए पौध तैयार होती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि अभी ना होगा मेरा अंत। इसी सोच के साथ कवि ने कहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो जाती है। बसंत ऋतु से ही नए ऋतु की शुरुआत होती है। नए फल बनेंगे, नए बीज बनेंगे, तो उससे नया वर्ष जो है और अच्छा आएगा। तो ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इससे संबंधित मैं आपको 2 प्रश्न देती हूँ जिन्हें आप समझ के करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो आपको ये दूंगी कि अभी अभी आपने बसंत ऋतु को देखा है, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे आसपास का दृश्य कैसा था। तो आप बसंत ऋतु से संबंधित एक चित्र बनाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 मैं आपको दूंगी कि वसंत ऋतु पर आधारित आप भी कोई कविता बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपने भी फूलों को भी देखा है, कलियों को देखा है, प्रकृति को देखा है। अभी कुछ समय आपने नजदीक से देखा है, तो आप जानेंगे कि प्रकृति ने कैसे श्रृंगार किया था। तो कुछ अपनी तरफ से आप भी लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक कविता बनाने का प्रयास करेंगे और बसंत ऋतु से संबंधित एक चित्र बनाएंगे। तो ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ। धन्यवाद।